खिज़र गुस्से में कमरे में दाखिल हुआ और उसके बाथरूम में पानी गिरने की आवाज़ आने लगी। उसकी पेशानी पर बल नमूदार हुए थे, जैसे वो सोच रहा हो कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके अब वो मज़े से सो रही है। वो गुस्से में अपनी शेरवानी उतार कर पटकता हुआ आया और सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठ गया। थोड़ी ही देर में कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसने निगाहें उठाकर देखा तो वो तौलिए में लिपटे नाइट ड्रेस में बाहर आई थी। उसके चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी। आज पहली दफ़ा ज़िंदगी में वो इसे इतना संजीदा देख रहा था। खिज़र को मज़ीद गुस्सा आया। अपने पाँव की ठोकर मारते हुए उसने दूसरे पाँव का जूता उतारा और बाजू फैलाते हुए सोफे की बैक से टेक लगाकर आंखें बंद कर गया। वो जाकर आईने के सामने खड़ी अपने बालों को ड्रायर से खुश करने लगी। दोनों के दरमियान अभी किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई थी। आनिया ने खामोशी तोड़ते हुए पूछा, आप यहाँ बैठे रहेंगे या मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आएंगे? आने की बात सुनकर खिज़र का तो दिमाग ही घूम गया। क्या फजूल बकवास कर रही हो? मैं क्यों तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगा? मेरे शौहर हैं तो आप भी मेरे लिए खाना लेकर आएंगे ना? आनिया ने जवाब दिया, मैं बिल्कुल भी नहीं लाऊंगा। एक बात अपने छोटे से दिमाग में बिठा लो कि मैं तुम्हारे किसी किस्म के नखरे नहीं उठाऊंगा। खिज़र ने सख्ती से कहा। आनिया ने आंखें छोटी की और कहने लगी, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे अपने नखरे उठवाने का। वैसे भी मेरे बाबा जिंदा है मेरे नखरे उठाने के लिए। खिज़र ने तंजन कहा, अच्छा तो इतना ही अगर तुम अपने बाबा की लाडली होती तो इस रिश्ते से इनकार कर देती ना। वो एक एक कदम चलते हुए उसकी तरफ आने लगा। हुसीली निगाहों से उसे देखा और एकदम से उसे पीछे धक्का दिया तो वो सीधा कालीन पर जा गिरी। खिज़र गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने लगा, मगर ये वो लम्हे थे जिनमें उसे एहसास हुआ कि वो जबरदस्ती उसकी जिंदगी में शामिल हुई है। वो गुस्से में बोली, 35 साल के बूढ़े हो गए हैं फिर भी मासूम बच्ची पे हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती? उसकी बात सुनकर मुकाबिल शख्स का दिमाग घूम गया। क्या फजूल बकवास है, मैं कहाँ से बूढ़ा लगता हूँ तुम्हें? वो गुस्से में उठा और उसे बाजू से पकड़कर फर्श से उठाया। खबरदार, आज के बाद मुझे बूढ़ा कहने की कोशिश की। बीवी हो तुम मेरी और मैं ये हक रखता हूँ कि मैं हाथ भी लगाऊंगा और छूऊं भी। वो खूनख्वार निगाहों से उसे देखने लगी। ओह हेलो मिस्टर खड़ूस खान, खबरदार जो मुझे अपनी बीवी कहने की कोशिश की। ये भी जबरदस्ती का रिश्ता है और मैं इसे बहुत जल्द खत्म कर दूंगी। क्या मतलब खत्म कर दोगी? इधर आओ। ये कहते हुए वो उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। न जाने क्यों उसकी आंखों में एक अजीब सी खुमारी आ रही थी। खिज़र की आंखों को देखकर वो डरते हुए पीछे होने लगी। अचानक वो पीछे दीवार के साथ जा लगी। आप ये क्या कर रहे हैं? उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मगर वो कदम बढ़ाते हुए बिल्कुल उसके करीब आ गया। उसकी ठोड़ी को जगड़ते हुए उसके चेहरा ऊपर किया और उसके लरसते हुए होठों को देखने लगा। क्या कर रहे हैं? वो दोबारा कांपती आवाज में बोली, मोहब्बत करने लगा हूँ तुमसे। ये कहते हुए उसने उसकी कान की लू को आहिस्तगी से अपने दांतों तले दबाया तो आनिया ने जब से आंखें बंद कर ली। क्या कर रही हैं? छोड़े मुझे। उसने खिज़र के सीने पर अपने नाजुक हाथ रखे। खिज़र उसकी भीगी हुई गर्दन को देखने लगा और बेखुदी के आलम में उसकी गर्दन पर झुका। आनिया ने आंखें मीच ली। उसके सामने एक 35 साल का मर्द खड़ा था जो गुस्से का इस कदर तेज था कि इससे खौफ महसूस होने लगा। एकदम से उसने खिज़र को खुद से दूर धक्का दिया और चेंजिंग रूम की तरफ चली गई, क्योंकि वो नाइट ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा बेबाक लग रही थी, जिसकी वजह से वो इसके करीब आया था। खिज़र भी जल्दी से बाथरूम की तरफ चला गया। जब वो शॉवर लेकर बाहर आया तो वो बगैर शर्ट के था। आनिया चोर निगाहों से बार बार खिज़र की कसरती बॉडी को देख रही थी। उसे मुसलसल न जाने क्यों कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, मगर वे फौरन अपने सर पर तकिया रखकर सोने की एक्टिंग करने लगी। उठो, यहाँ से जाकर सोफे पर सो जाओ। मैं अपने बेड पर किसी और को बर्दाश्त नहीं करता। खिज़र ने कहा, मैं कोई और नहीं बल्कि आपकी बीवी हूँ। आनिया ने जवाब दिया, बीवी नहीं हो, ना ही मैं इस रिश्ते को मानता हूँ। ये कहते हुए उसने बाजू से पकड़कर उसे उठाना चाहा तो आनिया ने उसे पीछे धक्का दिया। नहीं, मैंने नहीं उठा। अगर बेड पर सोना है तो फिर मुझे मेरा हक भी देना होगा। खिज़र जानता था कि वो कभी ये बात नहीं मानेगी, इस वजह से वो जानबूझकर ये बात कहकर उसे परेशान करने लगा। ओ हेलो, अभी थोड़ी देर पहले तलाक की बातें कर रहे थे और अब आपको अपना हक चाहिए? ऐसा हक दूंगी ना कि सारी जिंदगी याद रखोगे। वो गुस्से में उसे घूरते हुए बोली। खिज़र उसके करीब आ गया। हक तो मैं अब पा लूंगा। वो एकदम से उसके ऊपर झुक गया। वो आधे से ज्यादा उसके ऊपर था। आनिया ने जब से अपनी आंखें बंद कर ली। छोड़े मुझे। वो उसके सीने पर आहिस्तगी से मुक्के मारने लगी। खिज़र ने उसके हाथों की उंगलियों को अपनी उंगलियों में पेवस्त कर दिया और एकदम से उसकी गर्दन पर झुका। आनिया जब से अपनी आंखें बंद किए सिसक रही थी, मगर खिज़र ने उसकी आवाज को भी कैद कर लिया। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा उसकी शिद्दतों में इजाफा होता गया। जैसे ही आनिया ने अपने वजूद पर उसकी उंगलियां महसूस की तो उसे झटके से खुद से दूर किया और कहने लगी, खबीस, आज के बाद मेरे पास आने की कोशिश ना करना। मगर खिज़र ने उसे दोबारा खींचकर अपने हिसार में ले लिया। उसके भारी वजूद के नीचे आनिया का नाजुक वजूद दब गया था। वो उसके लम्स को महसूस कर रही थी और उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके पूरे वजूद से जान निकाल ली हो। न जाने कितना वक्त गुजर गया, वो यूं ही उसके ऊपर झुका रहा। आनिया के आंसू तकिए में जज्ब हो रहे थे। कमरे में दोनों की भरपूर सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। अचानक जब वो उसके बिल्कुल करीब होने लगा तो आनिया की सिसकियों और रोने की वजह से खिज़र होश की दुनिया में वापस आया और फौरन इससे अलग होता हुआ कमरे से बाहर चला गया।
उसे अब एहसास हुआ कि वो उसके कितना करीब चला गया था। वो तो बिल्कुल इस रिश्ते को निभाना नहीं चाहता था और इसे बहुत जल्द तलाक दे देनी थी। आगा जान की बीमारी की वजह से उसे मजबूरन आनिया के साथ शादी करनी पड़ी थी। आनिया गहरे सांस लेती उठकर बैठ गई। उसके ऊपर नीचे होती धड़कनें तो किसी को भी बहका सकती थी। उसने गहरा सांस लिया, जल्दी से अपने ऊपर कंबल ओढ़ा और सोने के लिए लेट गई। वो काफी देर तक रोती रही मगर जल्दी ही नींद उसे अपनी आगोश में ले लिया। सुबह अपना सांस बंद होता हुआ महसूस करके उसने हल्की हल्की आंखें खोली तो खुद को किसी मजबूत बाजुओं के हिसार में जकड़ा हुआ पाया। उसने मुश्किल देखा तो वो खिज़र के बाजुओं में बिखरी हुई हालत में सो रही थी। अचानक खिज़र की आंख खुली और वो इसके चेहरे को देखने लगा जहाँ दुनिया जहान की मासूमियत छाई हुई थी। देखो, सोई हुई किस कदर हसीन और मासूम लगती हो, वरना जब जाग रही होती हो तो कमबख्त आफत की पुड़िया लगती हो। वो उसके एक एक नक्श को देखने लगा। अगले ही लम्हे अपना हाथ बढ़ाकर उसके गाल को धीरे धीरे छूते हुए उसने उसकी थोड़ी को अपने अंगूठे से सहलाया। पीछे हटे, आनिया ने कांपती हुई आवाज में कहा। खिज़र ने उसकी आंखों में देखा। उठ गई हो तुम? आनिया ने उसे पीछे धक्का दिया। खबरदार, जो आपने मेरे पास आने की कोशिश की, कल तो मैंने तुम्हें बख्श दिया था मगर आज बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगा। ये कहते हुए खिज़र ने उसे एकदम से अपने बाजुओं में उठाया और बाथरूम की तरफ लेकर चल दिया। कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो हाथ पांव मारते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। खिज़र ने उसे बाथरूम में खड़ा करके एकदम शॉवर ऑन कर दिया। आनिया ने जब से अपनी आंखें मींच ली क्योंकि आईने में अपने आप का वो हुलिया देखना उसके बस की बात नहीं थी। वो जैसे जमीन पर गिरी जा रही थी। आप खुद को छुपाएं, आपको शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? वो चिल्लाई तो उसकी बात सुनकर खिज़र नरमी से मुस्कुराया और नफी में सर हिला दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कहते हुए वो धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। आनिया उससे धक्का देकर बाथरूम से बाहर निकल गई। वो भी फ्रेश होकर नीचे आ गया। सब बैठे नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते की टेबल पर आते ही आनिया भी नरमी से मुस्कुराती हुई खिज़र के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। खिज़र ने उसे अजीब निगाहों से देखा। आनिया के चेहरे पर छाई हुई उदासी इस बात की गवाही दे रही थी कि उन दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं। राबिया बेगम ने अपनी बेटी की तरफ देखा और कहा, बेटा नाश्ता करके मेरे कमरे में आना। नाश्ता करने के बाद वो अपनी मम्मा के कमरे में गई। बेटा, ये सब कुछ क्या है? क्या तुम दोनों के दरमियान अभी तक कोई ताल्लुक कायम नहीं हुआ? राबिया बेगम ने सख्ती से पूछा। आनिया हैरत से बोली, मम्मा अब ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या अजीब तरह की बातें आप लेकर बैठ गई हैं? वो तुम्हारा शौहर है, तुम्हें इस रिश्ते को कबूल करना होगा और मजबूत करना होगा, वरना कल को कोई और लड़की आकर तुम्हारी जगह ले लेगी। उन्होंने सख्ती से समझाना चाहा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक कोई भी लड़की उनकी जिंदगी में आए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। आनिया ने जवाब दिया, पागल हो गई हो क्या? होश में आओ। राबिया के बेगम का बस नहीं चल रहा था कि इसे अपनी नालायक बेटी का सर पीट दे। आनिया ने नफी में सर हिला दिया। राबिया बेगम कहने लगी, आज तुम इसे अपने पास आने दोगी, अपने करीब करोगी? वो संजीदगी से उसे देखने लगी। आनिया मुस्कुराते हुए बोली, मम्मा ये तो आपका वहम है कि मैं ऐसा कुछ करूंगी। वो गुस्सीली निगाहों से उन्हें देखती हुई कमरे से बाहर चली गई। रात वलीमे के फंक्शन में वो बहुत ज्यादा हसीन लग रही थी मगर वैसा रूप उसके चेहरे पर नहीं आया था जो एक नई नवेली दुल्हन के चेहरे पर होता है। सब उन दोनों को चांद सूरज की जोड़ी कह रहे थे। रात वलीमे के फंक्शन के बाद दोनों कमरे में आ गए। खिज़र अभी तक वलीमे वाले ड्रेस में मलबूस था। उन दोनों के दरमियान 15 साल की उम्र का फर्क था। कुछ अर्सा पहले खिज़र एक लड़की से मोहब्बत करता था जिसने उसे धोखा दिया था और किसी और के साथ शादी कर ली। उसके बाद उसने कभी शादी नहीं की थी। 35 साल की उम्र हो गई थी। आगा जान उसे बोलते थे मगर वो कहता था कि उसे किसी लड़की पर एतबार नहीं और वो शादी नहीं करना चाहता। आगा जान बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे और आखिर में उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपने पोते की शादी अपनी पोती आनिया के साथ करेंगे। आनिया ने इस बात पर बहुत ज्यादा वावेला किया मगर उसके मामा बाबा को और क्या चाहिए था? उनकी इकलौती बेटी उनकी आंखों के सामने रहती तो उनके लिए कितना अच्छा था। उसके ताया और चचा को भी कोई एतराज नहीं था मगर अब आनिया को डर भी लग रहा था। निकाह के बाद वो आगा जान के कमरे में आई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखा। जब वो उनके पास बैठे तो आगा जान ने मोहब्बत से उन दोनों की पेशानी पर बोसा दिया। तुम दोनों को पता है, तुम दोनों मेरी सबसे प्यारी औलाद हो। आगा जान ने मोहब्बत से कहा। नहीं दादा जान, सिर्फ मैं। आनिया ने शरारत से कहा। आगा जान ने नरमी से उसे देखा और बोले, बेटा वो अब आपके सिर्फ कजन नहीं बल्कि आपके शौहर है। आनिया संजीदगी से उन्हें देखने लगी तो आगा जान ने उसे नरमी से डांट दिया। नहीं बेटा, ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं करते, वो आपके शौहर है और उनके साथ आपने बहुत अच्छे से रहना है। आगा जान की बातें सुनकर उसने इस बात में सर हिला दिया और कहने लगी, अब जल्द से जल्द मुझे कोई अच्छी खबर सुना देना। मैं बस तुम लोगों के बच्चे की किलकारियां अपने कानों में सुनना चाहता हूँ। ये सुनकर आनिया शर्म से लाल हो गई। उसका चेहरा सफेद होने लगा। आगा जान, अभी तो मैं खुद बहुत ज्यादा छोटी हूँ, अभी तो मुझे स्टडी भी करनी है, बहुत कुछ बनना है। वो मुंह बनाते हुए बोली। आगा जान मुस्कुराए। नहीं बेटा, बस बहुत पढ़ लिया, हमारे खानदान की लड़कियां शादी के बाद ज्यादा नहीं पढ़ती, इसलिए ये बात अपने जहन से निकाल दो। आगा जान की बात सुनकर वो मुंह बनाते हुए नफी में सर हिलाने लगी। नहीं प्लीज आगा जान, नहीं। वो रोती हुई मगर बोली। आगा जान ने उन दोनों को कमरे में भेज दिया।
कमरे में आते ही वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई और रोते हुए उसे देखने लगी। खिज़र ने एक गहरी सांस ली और उसके करीब होते हुए निहायत ही संजीदा लहजे में बोला, अब बस करो आन्या, आगा जान की ख्वाहिश तुमने सुन ली है, अब बहस छोड़ो और बच्चों की तैयारी करो। खिज़र की ये बात सुनना था कि आन्या ने उसे गुस्से से भरपूर नजरों से घूरा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो आग बगोला होकर चिल्लाई, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? मैंने कहा ना मैं अभी बच्चा हूँ, मुझे पढ़ना है। आप जैसे 35 साल के बूढ़े के साथ मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। आपको तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। वो मुसलसल ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही थी जो खिज़र के सब्र का पैमाना लबरेज कर रही थी। उसे इस कदर तैश आया कि उसने एक झटके से आनिया को दोनों कंधों से जकड़ लिया। उसकी आंखों में गुस्से की सुर्खी देखकर आनिया का दिल एक पल के लिए दहला, मगर अगले ही लम्हे उसने पूरी ताकत से खिज़र के सीने पर हाथ मारकर उसे पीछे धका दिया। खिज़र जो पहले ही गुस्से में था उसे धक्के से संभला और उससे पहले कि आनिया वहां से भाग पाती उसने इसकी कलाई से पकड़कर बेड की तरफ खींचा। आनिया का तवाज़ुन बिगड़ा और वो बेड पर जा गिरी। इससे पहले कि वो उठती खिज़र एकदम उसके ऊपर आ गया। उसके दोनों हाथ आनिया के सर के दोनों तरफ जमे हुए थे और इसका पूरा वजूद आनिया के नाजुक वजूद पर हावी था। कमरे की फिजा अब सिर्फ उनकी तेज होती सांसों से बोझल हो रही थी। खिज़र का गुस्सा इस वक्त अरूज पर था। उसने आनिया की आंखों में आंखें डालकर निहायत पागल कर देने वाले लहजे में कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे बूढ़ा कहने का और मेरी बातों को मजाक में उड़ाने का। तो फिर मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। आज रात वलीमे के फंक्शन के बाद तैयार रहना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये बूढ़ा क्या कर सकता है और अपना हक कैसे वसूल किया जाता है। आज के बाद तुम्हारी एक भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये कहकर उसने हकारत से उसे छुआ और छोड़ा और गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गया। पीछे आनिया बेड पर गिरी अपनी तेज होती धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसका पूरा वजूद लरस रहा था और उसे खिज़र की आंखों में छुपा हुआ वो जुनून देखकर पहली बार सचमुच खौफ महसूस हुआ था। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर इस वक्त वो खामोशी से उस जहर का घूंट भरकर रह गई थी। वो बड़बड़ाते हुए इसे खड़ूस, बदतमीज और संगतल जैसे अलकबात से नवाज रही थी, मगर दिल ही दिल में वो इस रात के तस्वर से ही कांप उठी थी जिसका जिक्र खिज़र करके गया था। वक्त पर गुजरा और रात वलीमे के फंक्शन का आगाज हुआ तो आनिया किसी परी की तरह हसीन लग रही थी। उसने सुनहरी और क्रीम रंग का भारी काम वाला जोड़ा पहन रखा था जिसमें उसका हुस्न बला कर रख रहा था। हर देखने वाली आंख उस पर ठहर जाती थी, मगर खिज़र की आंखें तो जैसे उस पर जम कर रह गई थी। वो दूर खड़ा मुसलसल उसे ही देख रहा था और उसके जहन में सिर्फ एक ही बात गर्दिश कर रही थी कि कब ये फंक्शन खत्म हो, कब वो इस लड़की को लेकर कमरे में बंद हो और कब वो इसे अपना हक वसूल करे जो अब तक अधूरेपन का शिकार था। खिज़र के चेहरे पर एक अजीब सी फातिहाना मुस्कुराहट थी और उसके बेचैन नजरें बार बार घड़ी की तरफ उठ रही थी, क्योंकि अब उसे इस लम्हे का शिद्दत से इंतजार था जब वो आईना को अपनी बाहों के हिसार में लेकर उसे बताएगा कि खिज़र खान से जीतना इतना आसान नहीं है। वलीमे का फंक्शन खत्म होते ही खिज़र बड़ी तेजी से कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि आनिया आईने के सामने खड़ी अपने भारी जेवरात उतारने की कोशिश कर रही थी। खिज़र के कदमों की चाप सुनकर उसके हाथ लरसने लगे। खिज़र निहायत पुरएतमाद तरीके से चलता हुआ उसके बिल्कुल करीब आ गया और आईने में उसकी आंखों में झांकते हुए अपना हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन पर बिखरी लटों को हटाया। आनिया ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर खिज़र ने उसे मौका ही ना दिया और झुक कर निहायत दीवानगी से उसकी गर्दन पर अपने लब रख दिए। आनिया के पूरे वजूद में जैसे करंट दौड़ गया और उसने एकदम हंगामा मचा दिया, छोड़े मुझे, ये क्या बदतमीजी है, दूर हटे मुझसे। वो चिल्लाई और उसे पीछे धक्का देने की कोशिश की। खिज़र का गुस्सा जो पहले ही दबा हुआ था एकदम भड़क उठा। उसने फौरन अपना मजबूत हाथ आनिया के मुंह पर रखकर उसकी आवाज को कैद कर लिया और उसे दीवार के साथ जकड़ते हुए निहायत गुस्सीली आवाज में कहा, चुप, बिल्कुल चुप। मैंने कहा था ना कि आज मैं अपना हक लेकर रहूंगा, तुम्हारी ये चीखो पुकार मुझे रोक नहीं पाएगी। खिज़र की आंखों में छुपा हुआ वो वहशियानापन देखकर आनिया की आंखें खौफ से फैल गईं। उसने तड़प कर खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो खिज़र ने नफरत से उसे खुद से दूर झटका। तुम जैसी जिद्दी लड़की के मुंह लगना ही मेरी भूल थी। इस अपनी नफरत और अना के साथ अकेली रहो इस कमरे में। वो गुस्से में बिफरता हुआ दरवाजा खोल कर बाहर निकल गया और उस रात फिर वापस ना आया। अगली सुबह जब आनिया की आंख खुली तो उसने खुद को बेड पर अकेला पाया। वो शर्मिंदगी और दुख के मिले जुले जज्बात के नीचे आई थी जहां सब नाश्ता कर रहे थे। गुस्सा बहुत था। खिज़र वहां मौजूद था, मगर उसने आनिया की तरफ देखना तो दूर की बात उसकी मौजूदगी को भी महसूस ना किया। आनिया ने हिम्मत जमा की और उसे हिलाने की कोशिश की, मगर आवाज में दबी हुई आवाज में कहा, खिज़र नाश्ता तो कर ले। मगर खिज़र ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कुर्सी पीछे धकेल कर खड़ा हो गया। उसने अपना लैपटॉप बैग उठाया और बगैर कोई लफ्ज अदा किए सर्द मेहरी से उसे नजरअंदाज करता हुआ ऑफिस के लिए निकल गया। आनिया वहीं खड़ी उसे जाते हुए देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खिज़र की यह खामोशी उसके गुस्से से ज्यादा थी। खिज़र ऑफिस के अपने आलिशान कैबिन में बैठा था, लेकिन उसके सामने फैली हुई अहम फाइलें उसकी तवज्जो हासिल करने में नाकाम थी। उसके जहन में मुसलसल आनिया का वो खौफजदा चेहरा और उसके मुंह से निकले हुए चुपते हुए अल्फाज गर्दिश कर रहे थे।
वो कुर्सी की पुर्श से टेक लगाते हुए आंखें बंद किए हुए खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और उसकी सेक्रेटरी मिशाल अंदर दाखिल हुई। मिशाल जो हुस्न और अयारी का इम्तिजाज थी, हमेशा से खिज़र की शख्सियत और दौलत के शहर में गिरफ्तार थी और उसे हासिल करने के ख्वाब बुनती थी। उसने एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ मेज पर कॉफ़ी का मग रखा और नहायत नरम लहजे में कहा, शादी बहुत बहुत मुबारक हो सर। वैसे तो आपको अभी हनीमून पर होना चाहिए था, लेकिन आपका काम के लिए जुनून देखकर मैं हैरान हूँ। खिज़र ने एक सर्द आह भरी और मुख्तसर सा शुक्रिया अदा किया। मिशाल ने उसके चेहरे के बदले हुए तासुरात और आंखों में छुपी हुई बेचैनी को फौरन भाप लिया। वो एक कदम और करीब हुई और हमदर्दी जताते हुए पूछने लगी, सर अगर आप माइंड ना करें तो एक बात पूछूं? आप बहुत परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? आपकी वो मखसूस चमक कहीं खो गई है। हसन ने फाइल की तरफ देखते हुए तल्खी से जवाब दिया, कुछ चीजें वैसी नहीं होती मिशाल जैसा हम सोचते हैं, बस कुछ ज़हनी तनाव है। मिशाल के माथे पर एक लम्हे के लिए सोच की लहर आई और उसके लबों पर एक मख्फी सी फातिहाना मुस्कुराहट रिंग गई। उसे ये समझते देर ना लगी कि बॉस और उनकी नई नवीली दुल्हन के दरमियान ताल्लुकात में कोई बड़ी दरार आ चुकी है। उसे अंदाजा हो गया था कि जिस मकाम तक वो पहुंचना चाहती थी वहां अब जगह बनना शुरू हो गई है। उसने महारत से अपना हाथ खजर की मेज पर रखा और दबी हुई आवाज में बोली, सर मैं जानती हूँ कि घर के मामला कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको कभी भी किसी से बात करने का या दिल हल्का करने की जरूरत महसूस हो तो मैं हमेशा यही हूँ। खजर ने नजर उठाकर उसे देखा। इस वक्त उसे मिशाल की बातों में एक झूठी हमदर्दी महसूस हुई, मगर वो इतना थका हुआ था कि उसने कोई सख्त रद्द-ए-अमल नहीं दिया। जबकि मिशाल अपने जहन में आनिया को खजर की जिंदगी से निकालने के मंसूबे बनाना शुरू कर चुकी थी। किचन में बर्तनों की आवाजों के साथ साथ आनिया की उल्टी सीधी बातों ने एक शोर मचा रखा था। वो गुस्से में मम्मी को जवाब दे रही थी कि आप लोगों ने जबरदस्ती मेरी शादी तो कर दी, अब क्या आप चाहती हैं कि मैं अपनी मर्जी भी मार दूं? मुझे इस रिश्ते से कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी बातें सुनकर राबिया बेगम का पारा हाई हो गया और उन्होंने गुस्से में आनिया को डांटते हुए कहा, खामोश हो जाओ आनिया, तुम्हें जरा बराबर एहसास नहीं कि तुम किससे और क्या बात कर रही हो? वो तुम्हारा शौहर है, तुम्हारी ये बदतमीजी किसी दिन तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। अभी ये माँ बेटी की ये तकरार जारी थी कि ताई जान किचन में दाखिल हुई। उन्होंने राबिया बेगम का हाथ थामा और बहुत ठंडे लहजे में आनिया की तरफ तारी करते हुए समझाया, राबिया बस करो, कभी बच्ची के पीछे पड़ गई हो। देखो अगर मियाँ बीवी अभी एक दूसरे को वक्त देना चाहते हैं और ताल्लुक नहीं बनाना चाहते तो हम उन पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये उनका जाती मामला है और हमें इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ताई जान की इस बात ने आनिया को शह दे दी और उसने फौरन तीखे लहजे में जवाब दिया, देखा मम्मी, ताई जान भी यही कह रही है, आप तो बस लट लेके मेरे पीछे पड़ गई थी। मुझे नहीं बनना कोई ताल्लुक इस खड़ूस इंसान से। आनिया का ये दो टोकर गुस्ताखाना जवाब सुनकर राबिया बेगम का चेहरा गुस्से से तिमतिमा उठा। वो ताई जान की मौजूदगी की वजह से कुछ कह तो ना सकी, मगर उनकी आंखों का गुस्सा बता रहा था कि वो आनिया के इस बेकदर सरकशी को इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगी। जबकि आनिया मुंह बनाती हुई किचन से बाहर निकल गई, मगर उसके दिल में अब भी वही जिद और बेसुकूनी बरकरार थी। रात के पिछले पहर जब खिजर थका हारा घर लौटा तो उसके दिमाग में अभी भी मिशाल की बातें और ऑफिस का तनाव सवार था। जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला, सामने का मंजर देखकर उसके कदम वहीं जम गए। आनिया जो भी थोड़ी देर पहले गुस्से और जिद की मूरत बनी हुई थी, उस वक्त खिजर की सफेद फॉर्मल शर्ट पहने आईने के सामने खड़ी थी। वो बड़ी सी शर्ट उसके नाजुक वजूद पर काफी खुली थी, जिसके कफ उसके हाथों से आगे निकल रहे थे। वो आईने में खुद को देखते हुए शायद उन्हीं उलझनों में गुम थी। बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और वो इस लिबास में गजब की मासूम और दिलकश लग रही थी। खजर ने दरवाजा बंद किया तो उसकी आवाज पर आनिया बड़बड़ाकर मुड़ी। उसकी चेहरे पर एकदम से रंग बदले, चोरी पकड़े जाने का एहसास और शर्मिंदगी उसके तासुरात से आया थी। खिज़र की नजरें उसके सरापे पर जम सी गई थी। गुस्सा जो सुबह उसके अंदर लावे की तरह पक रहा था, आनिया का ये रूप देखकर जैसे एकदम मध्यम पड़ने लगा था। उसने बगैर कोई लफ्ज कहे आहिस्ता आहिस्ता आनिया की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किए, जबकि आनिया आईने से अलग खड़ी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त अपनी इस हरकत की क्या सफाई दे। जैसे ही खिज़र के कदम उसके करीब आए, आनिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बौखला कर फौरन से शर्ट के बटन खोलने लगी ताकि उसे उतार सके, मगर उसकी घबराहट ने उसके हाथों को कपकपा दिया था। खिज़र ने एक ही झटके में उसके दोनों हाथ जकड़ लिया और उसे शर्ट उतारने से रोक दिया। उसने आईने के हाथों को अपनी मजबूती से थाम कर उसे आईने की तरफ धकेला और नहायत गुस्से से कहा और उसकी आंखों में देखा। खिज़र की नजरों में अब एक अजीब सी तपिश और नाराजगी थी। अब ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, उसने दबी हुई कड़कदार आवाज में कहा। आनिया ने नजरें झुकाने की कोशिश की, मगर खिज़र का गुस्सा अब खामोशी की हदें तोड़ रहा था। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसकी हर हरकत उसके सब्र का इम्तिहान ले रही हो। उसने आनिया के हाथों पर अपनी गिरफ्त मजीद सख्त की और उसके चेहरे के इतना करीब हुआ कि आनिया को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस होने लगी। पहले मेरी चीजों को हाथ लगाती हो, मेरा लिबास पहनती हो और जब मैं सामने आ जाऊं तो ऐसे जाहिर करती हो जैसे तुम्हें मुझसे नफरत है।
आखिर चाहती क्या हो तुम? खिज़र के इस सवाल ने आनिया को साकित कर दिया। वो उसके गुस्से और गुर्बत के दरमियान बुरी तरह फंस चुकी थी। खिज़र ने आनिया के हाथों पर अपनी गिरफ्त ढीली की मगर उससे दूर नहीं जाने दिया। उसकी नजरें आनिया के भीगे चेहरे और उसके तन पर मौजूद अपनी सफ़ेद शर्ट पर जमी थी। वो इस लिबास में उसे इतनी पुरकशिश लगी कि खिज़र के गुस्से की जगह एक अजीब सी बेखुदी ने ले ली थी। उसने एक हाथ आनिया की कमर के गिर्द किया और उसे सख्ती से अपनी तरफ खींचा और बहुत करीब होकर उसके लबों पर झुक गया। आनिया ने मुज़ाहमत करने की बजाय हौले से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे एकदम अपनी माँ की वो डांट याद आई कि वो तुम्हारा शौहर है, इसे खुद से दूर मत करो वरना कोई और लड़की उसे छीन लेगी। उस खौफ और एहसास ने आनिया को साकत कर दिया और उसने बेख्तियारी में खिज़र की कमीज को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया। खिज़र ने जब महसूस किया कि आनिया आज उसे रोक नहीं रही तो उसकी शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। उसने आनिया को उसी हालत में अपनी बाहों में उठा लिया। आनिया का दिल जोर से धड़का और वो एकदम डर गई। खिज़र, ये क्या कर रहे हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा। खिज़र ने उसे बेड पर लिटाते हुए उसकी आंखों में देखा और मखमूर लहजे में बोला, वही जो मेरा हक है आनिया, और आज तुम मुझे नहीं रोकोगी। आनिया ने घबरा कर कंबल खुद पर खींचना चाहा मगर खिज़र का वजूद उस पर हावी हो चुका था और उसकी नजरों का जुनून आनिया को मजीद खौफजदा कर रहा था। खिज़र ने बेड पर आनिया के दोनों तरफ अपने हाथ जमा दिया और उसके चेहरे पर झुक गया। कमरे की मध्यम रोशनी उनके जज्बात की तपिश को मजीद बढ़ा रही थी। खिज़र प्लीज, आनिया के लबों से सिर्फ इतना ही निकल सका मगर उसकी आवाज में अब वो पहले जैसी नफरत नहीं थी बल्कि एक अजीब सी सपुर्दगी थी। खिज़र ने उसकी पेशानी से पेशानी टिका दी और सरगोशी की, कितना तड़पाया है तुमने मुझे आनिया, अब अपनी इज्जत को और नादानी से। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि मैंने खुद पर कितना काबू रखा हुआ था? ये कहते हुए उसने नहायत नरमी से आनिया के गाल को अपने लबों से छुआ। आनिया का पूरा वजूद पिघलने लगा था। उसने अपनी आंखें सख्ती से बंद की और खिज़र के कंधों पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी। खिज़र अब मुकम्मल तौर पर बहक चुका था। उसने अपनी शर्ट के बटनों में उलझी आनिया की उंगलियों को चूमा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्दन की जानिब बढ़ा। आनिया ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसे रह रह कर अपनी माँ की बातें याद आ रही थी कि अगर उसने आज खिज़र को दूर किया तो शायद वो इसे हमेशा के लिए खो देगी। इस ख्याल ने इसे मजीद बेबाक कर दिया था और उसने अपना चेहरा खिज़र के सीने में छुपा लिया। खिज़र ने उसकी थोड़ी पकड़ कर उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांका जहां अब सिर्फ शर्म हया का राज था। आज कोई दीवार हमारे दरमियान नहीं रहेगी। खिज़र ने ये कहते हुए दीवाना वार उसके लबों का कुर्ब हासिल किया। आनिया ने सिसक कर उसके बालों में अपनी उंगलियां पेवस्त कर दी और उसके लम्स को अपने पोर पोर में महसूस करने लगी। खिज़र की शिद्दतें अब तमाम हदें पार कर रही थी। वो इसे कभी अपनी बाहों में भींचता तो कभी निहायत नजाकत से उसके सरापे को अपनी मोहब्बत की खुशबू से महका देता। कमरे में सिर्फ उनकी तेज होती सांसों का शोर था जो एक दूसरे के वजूद में जम हो रहे थे। आनिया को अब 35 साल के बूढ़े में वो सुकून और तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो रहा था जो इसने पहले कभी नहीं पाया था। खिज़र ने उसके कान के पास निहायत मखमूर आवाज़ में कहा, तुम सिर्फ मेरी हो आनिया, सिर्फ मेरी। वो रात उनकी ज़िंदगी की सबसे तवील और रोमानवी रात बन गई थी जहाँ गुस्सा, अना और ज़िद सब कुछ मोहब्बत के सैलाब में बह गए थे और वो दोनों एक दूसरे के इंतज़ार में मुकम्मल तौर पर खो गए थे। सुबह की पहली किरण खिड़की के पर्दों की ओर से छन कर कमरे में दाखिल हुई तो पूरे कमरे में एक सुनहरी सी रोशनी फैल गई थी। खिज़र की आंख खुली तो उसे अपने सीने पर एक बोझ सा महसूस हुआ। उसने नजर झुका कर देखा तो आनिया निहायत सुकून से उसके सीने पर सर रखे सो रही थी। उसका एक हाथ खिज़र की कमीज को अभी मजबूती से थामे हुए था जैसे नींद में भी उसे डर हो कि खिज़र कहीं चला ना जाए। उसके बिखरे हुए बाल खिज़र के बाजू और सीने पर फैले हुए थे और चेहरे पर वो मखसूस मासूमियत थी जो सिर्फ नींद की हालत में ही नजर आती है। खिज़र ने एक गहरा सांस लिया और बेख्तियारी में उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगा। उसका दिल आज एक अजीब से इत्मीनान से भरा हुआ था। वो जिद, वो गुस्सा और वो कड़वाहट जैसे रात की तारीकी के साथ ही कहीं दूर जा चुकी थी। हसन ने झुककर निहायत अकीदत और मोहब्बत से आनिया की पेशानी पर अपनी लब रख दिए। उसके लम्स ने आनिया की नींद में थोड़ी सी खलल पड़ी। इसने थोड़ा सा किसमिसा कर अपने चेहरा खिज़र के सीने में मजीद छुपा लिया और एक लंबी पुरसकून सांस ली। खिज़र को उसकी ये गुर्बत और उसका ये मान बहुत प्यारा लगा। उसने अपना बाजू आनिया के गिर्द मजीद तंग कर लिया और इससे खुद से बिल्कुल साथ लगा लिया। काश तुम हमेशा ऐसी ही रहो मेरी आनिया बनकर। खिज़र ने बहुत दबी हुई आवाज़ में सरगोशी की और उसके गाल को अपनी उंगली के पोर से छुआ। आनिया की पलकें थोड़ा सा लर्जी जैसे वो बेदार होने वाली हो मगर उस लम्हे की खूबसूरती और खिज़र के लम्स की गरमाइश ने इसे दोबारा मदहोश कर दिया। वो दोनों इस वक्त दुनिया माफिया से बेखबर एक दूसरे के वजूद में सुकून तलाश कर रहे थे। खिज़र प्लीज़ पीछे हटे, मुझे गर्दन पर बहुत ज़्यादा गुदगुदी होती है। यहाँ वो सब मत दें वरना मैं हंस हंस कर पागल हो जाऊंगी, मेरा दम निकल जाएगा। उसकी मासूमाना हंसी पूरे कमरे में जलतरंग बज रही थी और खिज़र उसे देखकर किसी सहर में मुब्तला हो रहा था। इसे आज पहली बार अपना ये कमरा किसी जन्नत की तरह मुकम्मल और पुरसुकून महसूस हो रहा था। वो आनिया की इस खिलखिलाहट पर अपनी ज़िंदगी की तमाम तलखियाँ वार देना चाहता था। उसने आनिया के हंसते हंसते अपना तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए खिज़र के चौड़े कंधे पर अपने नाजुक हाथ रखे और उसकी गहरी आंखों में झाँक कर बहुत ही धीमे और सच्चे लहजे में कहने लगी, खिज़र सच बताऊं तो मैं आपको कितना बुरा और संग दिल समझती थी। मुझे लगता था कि आप सिर्फ गुस्सा करना चाहते हैं और आप बहुत खड़ूस हैं।
आपके पास दिल नाम की कोई चीज़ नहीं है, मगर आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे निकले। आपकी इस मोहब्बत ने तो मेरे सोचने का ढंग ही बदल दिया। मैं तो डर रही थी कि पता नहीं आप मेरे साथ क्या करेंगे। खज़र ने उसकी मासूमाना एतराफ़ सुनकर उसे मज़ीद ज़ोर से अपनी तरफ खींचा और उसके माथे पर बिखरी लट को कान के पीछे अड़सते हुए नहायत मख़मूर आवाज़ में बोला, बुरा मैं कभी नहीं था आनिया। तुम्हारी इस बेजा ज़िद और बदतमीज़ी ने मुझे सख्त लहजा अपनाने पर मजबूर कर दिया था, वरना इस 35 साल के मर्द के दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार और कितनी चाहत छुपी है, और इसका तुम्हें कोई अंदाज़ा तब होता जब तुम मुझे अपना शौहर मानती। देखो आज तुमने एक कदम बढ़ाया तो मैं तुम्हारे कदमों में ढेर हो गया। आनिया ने प्यार से खज़र की गाल पर अपनी उंगलियां फेरी और अपनी पलकें झुकाते हुए शर्माती हुई आवाज़ में बोली, मैं अब कभी भी इस तरह से नहीं लड़ूंगी, और जो मैंने आपको बूढ़ा कहती थी वो भी सिर्फ आपको तपाने और चिढ़ाने के लिए कहती थी। हकीकत में तो आप मेरे हीरो हैं, और आपसे ज्यादा पुरकशिश मर्द मैंने आज तक नहीं देखा। वो दोनों इस नीम तारीख कमरे में बेड पर लेटे एक दूसरे की गुर्बत और उनकी मीठी बातों में इस कदर खो गए थे कि बाहर की दुनिया और वक्त का एहसास ही मिट गया था। खज़र इसे मुसलसल अपनी नजरों से देख रहा था, जैसे इसे अभी यकीन न आ रहा हो कि ये वही बाकी आनिया है जो अब उसके लिए एक एक लम्स पर पिघल कर मोम हो रही थी। आनिया की हर बात और उसकी हर मुस्कुराहट खज़र के पुराने जख्मों पर मरहम रख रही थी। वो कभी उसके हाथ चूमता तो कभी उसे अपनी बाहों में भरकर अपनी मासूमियत पर कसरत के वारी जाता। आनिया को वो दीरीना खौफ अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था, और उसकी जगह एक अटूट भरोसे और वारिहाना मोहब्बत ने ले ली थी। वो दोनों देर तक यूं ही हंसते मुस्कुराते रहे और अपनी नई जिंदगी के इस सबसे मजबूत खूबसूरत मोड़ को जी भर कर जीने लगे। खूबसूरत खज़र को लग रहा था कि उसने बरसों की तन्हाई के बाद कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली है, और उसका इनाम आनिया की यह सच्ची सपुर्दगी है। आनिया ने खज़र के सीने के बालों में अपनी उंगलियां उछलते हुए मासूमियत से पूछा, खज़र आपसे हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां होंगी ना? आपने वो खड़ूस बॉस तो नहीं बन जाएंगे दोबारा से? खज़र ने उसकी पेशानी पर निहायत अकीदत से अपने लब रखे और यकीन दिलाते हुए जवाब दिया, हाँ मेरी जान, अब इस हिसार में किसी तीसरे की जगह नहीं होगी। सिर्फ मैं और तुम होंगे, और मेरा गुस्सा अब सिर्फ उन दोनों के लिए होगा जो लोग तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करेंगे। उन दोनों की ये पहली मुकम्मल सुबह उनकी जिंदगी का वो यादगार आगाज था जिसने पिछली तमाम करवाहटें और दुनिया हमेशा के लिए खत्म कर दी थी, और कमरे में पहली गुलाबों की खुशबू उनके लाजवाब प्यार की गवाही दे रही थी। खज़र के लिए वो दिन काफी मसरूफ था। कई अहम बिजनेस खज़र के लिए तैयार थे। डील्स की वजह से इसे शहर से दूर एक फार्म हाउस पर मीटिंग करनी पड़ी, जहां उसकी सेक्रेटरी मिशाल भी उसके साथ थी। मीटिंग देर तक चली और जब वो वापसी के लिए निकले तो आसमान पर काली घटाएं छा चुकी थी। अचानक तूफानी बारिश और बिजली की कड़क ने उसे रास्ते मसदूद कर दिए। सड़क पर हद निकाह खत्म हो चुकी थी और गाड़ी चलाना नामुमकिन हो गया। खज़र ने मजबूरन करीब ही मौजूद एक पुरतईश होटल में रुकने का फैसला किया। होटल पहुंचकर खज़र ने 2 अलग कमरे बुक करवाए, मगर मिशाल के जहन में कुछ और ही चल रहा था। वो तो बरसों से इस मौके की तलाश में थी कि कब खज़र की जिंदगी में दरार आए और वो उसके करीब हो सके। जैसे ही खज़र अपने कमरे में दाखिल हुआ, ताज़ा दम होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ा, दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने मिशाल खड़ी थी। उसके बाल थोड़े भीगे हुए थे और चेहरे पर मसनूई खौफ तारी था। सर प्लीज़, क्या मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ सकती हूँ? मुझे बिजली की कड़क से बहुत ज़्यादा डर लगता है। इस होटल की लाइट्स भी झपक रही हैं और मैं अकेले कमरे में नहीं रह रही। विशाल ने नहायत लजाहत से और मासूमियत से खज़र की मुरवतन और इसे अंदर आने की इजाज़त दे दी और ख़ुद भी सोफे पर बैठकर फाइल्स देखने लगा। विशाल ने देखा कि खज़र की तवज्जो काम पर है। उसने धीरे से सोफे पर खज़र के बिल्कुल करीब अपनी जगह बनाई, इतनी करीब कि उसके परफ्यूम की तेज़ खुशबू खज़र की हवास पर छाने लगी। सर, आपकी ज़िंदगी में आनिया के आने से सब कितना बदल गया है ना? मैंने सुना है अब भी आपसे लड़ती है वो। आप जैसे नफीस इंसान को ऐसी लड़की कैसे बर्दाश्त हो रही है? विशाल ने उससे बाजू से अपना हाथ रखते हुए नहायत धीमे और मखमूर लहजे में पूछा। उसका लम्स और उसकी गुर्बत खज़र को एकदम से उलझन में डाल रही थी। मिशाल ने मौका पाते ही अपनी आवाज़ को मज़ीद लरज़ीदा बनाया। खज़र, मुझे वाकई बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे खुद से दूर ना करें। ये कहते हुए वो तकरीबन खज़र के कंधे पर झुक गई थी और अपने चेहरे को उसके चेहरे के करीब ले आई। वो अपनी तमाम बेबाकी के साथ खज़र को बहकाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसकी नज़रें खज़र के लबों पर जमी थी और वो इस तूफानी रात का फ़ायदा उठाकर इसे अपने दाम में लाना चाहती थी। उसने खज़र की कमीज़ के कॉलर को छूते हुए नहायत गुर्बत से सरगोशी की। आप जानते हैं ना मैं आपके लिए क्या महसूस करती हूँ? आनिया कभी आपको वो सुकून नहीं दे पाएगी जो मैं दे सकती हूँ। खज़र को एक लम्हे के लिए ऐसे लगा जैसे वो किसी दलदल में उतर रहा है। विशाल का इस बंद कमरे में बाहर की बारिश की आवाज़ उनके दरमियान बढ़ती हुई इस कशिश को मज़ीद खतरनाक कर रही थी। विशाल ने अपना चेहरा खज़र की गर्दन के करीब किया और नहायत आहिस्ता से अपने लब उसके कान के पास ले गई ताकि वो मुकम्मल तौर पर बहक जाए। वो इस रात को खज़र की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनाना चाहती थी ताकि आनिया और खज़र का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। विशाल का गुर्ब और उसकी मखमूर बातें इस तूफानी रात में खज़र के हवास पर छाने लगी थी। बाहर बिजली की कड़क और मौसलाधार बारिश ने माहौल को एक अजीब सी बेखुदी में बदल दिया था।
मिशाल ने जब उसकी कॉलर को छूते हुए अपनी मोहब्बत का इतराफ किया तो खिजर का दिमाग सुन्न होने लगा। इस वक्त शैतान ने उनके दरमियान तीसरा बनकर मौजूद था, जो खिजर की बरसों की परसाई और आनिया के साथ जुड़े हुए नए रिश्ते को पल भर में खाक में मिलाना चाहता था। खिजर मिशाल की कुर्बत और उसके लम्स के जेर असर आहिस्ता आहिस्ता बहकने लगा। उसका हाथ खुद ब खुद मिशाल की कमर की तरफ बढ़ गया और वो इसके इंतहाई करीब हो गए। मिशाल की आंखों में एक फातिहाना चमक थी। उसे लग रहा था कि उसने खिजर को मुकम्मल तौर पर जीत लिया है। वो दोनों गुनाहों की इस आखिरी हद तक पहुंच चुके थे जहां से वापसी नामुमकिन मालूम होती थी। विशाल ने अपना चेहरा खिजर के लबों के बिल्कुल करीब कर लिया था। अचानक जैसे कोई मौजा हुआ हो, खिजर की बंद आंखों के सामने एकदम आनिया का वो मासूम चेहरा लहराया जो आज सुबह उसके सीने पर सर रखे निहायत मान से सो रही थी। उसे आनिया की वो शर्मीली हंसी, उसका ये कहना कि आप तो बहुत अच्छे हैं, और उसका वो भरोसा याद आया जो उसने कल ही रात खिजर के हवाले किया था। एक जोरदार बिजली की कड़क, और जैसे ही खिजर किसी गहरी नींद से चौंक उठा हो, खौफ की एक सर्द लहर उसके पूरे वजूद में सर से पांव तक दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि किसी अजीम गुनाह के किनारे खड़ा है और इससे अपनी पाक रिश्ते के साथ कितनी बड़ी गद्दारी करने वाला था। उसने एक वहशत ज़दा झटके से मिशाल को खुद से दूर धक्का दिया, जिसकी वजह से वो सोफे से नीचे जा गिरी। खबरदार मिशाल, अपनी हद में रहो, खिजर हाँफते हुए चिल्लाया। उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे। उसने नफरत भरी नजरों से मिशाल को देखा जो बौखलाई हुई उसे देख रही थी। तो मेरी सेक्रेटरी हो और वही रहो, मेरी बीवी का मुकाबला करना तो दूर की बात, तुम उसके पैरों की खाक के बराबर भी नहीं हो। दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना आप भूल जाऊं। खिजर का पूरा वजूद लरस रहा था। मिशाल जिल्लत और गुस्से में अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर भाग गई, जबकि खिजर वहीं फर्श पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे इस बात का खौफ खाए जा रहा था कि अगर वो इस लम्हे होश में ना आता और अपनी आनिया को क्या मुंह दिखाता। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मोहब्बत सिर्फ जिस्म का मिलाप नहीं, बल्कि एक दूसरे की मान की हिफाजत का नाम है। खिजर इसी वक्त होटल से निकला और तूफानी बारिश की परवाह किए बगैर गाड़ी दौड़ाता हुआ आधी रात को घर पहुंचा। उसका पूरा वजूद भीगा हुआ था और दिल में पछतावे की आग भड़क रही थी। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला तो सामने आनिया को मुसल्ले पर बैठा पाया, जो शायद उसकी खैरियत के लिए दुआ को थी। आनिया इसे इस हाल में देखकर हक्का बक्का रह गई और फौरन दौड़ती हुई उसके करीब आई। खिजर, आप इस हाल में, इतनी तेज बारिश थी, आपको रुक जाना चाहिए था। क्या जरूरत थी इस तूफान में आने की? आनिया की आवाज में छुपी फिक्र खिजर के दिल को छन्नी कर रही थी। आनिया ने फौरन अलमारी से तौलिया निकाला और खिजर के सर पर रखकर उसके बाल खुश करने लगी। वो मुसलसल बातें कर रही थी कि मैं कितनी परेशान थी, बार बार आपका फोन ट्राई कर रही थी, आपको जरा एहसास नहीं कि मेरा क्या हाल हो रहा था। मगर खिजर खामोश खड़ा उसे देखता रहा। उसे वो मंजर याद आ रहा था जब वो मिशाल के करीब था और अब वो यहाँ की उसकी मासूम बीवी उसकी खिदमत कर रही थी। पछतावे के एहसास ने उसे इस कदर मखलूब कर दिया था कि उसने एकदम आनिया का हाथ थाम लिया और दीवानों की तरह उसकी हथेलियों पर अपने लब रख दिए। उसकी आंखें नम हो गई थी और वो लरसने लगा। आनिया ये देखकर बुरी तरह गिरपुरा गई थी। उसने खिजर का चेहरा अपने दोनों हाथों के प्याले में लिया और परेशानी से पूछा, खिजर क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हैं? किसी ने कुछ कहा है क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? खिजर ने एक लंबी सिसकी ली और टूटती हुई आवाज में बोला, आनिया, मैं बहुत गुनहगार हूँ। आज मुझसे बहुत बड़ी खता होने लगी थी। मैं शैतान के बहकावे में आकर तुम्हारे मान का कत्ल करने लगा था। उसने रोते हुए इस होटल में पेश आने वाला पूरा वाकया सच सच बता दिया था। किस तरह मिशाल ने उसे बहकाया और किस तरह वो एक लम्हे के लिए अपने आप खो बैठा था। आनिया पहले तो साकित रह गई, मगर जब उसने खिजर की तड़प और पछतावा देखा तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसने देखा कि उसका शौहर अपनी गलती पर नादिम है। खिजर ने इसे फौरन अपने बाजुओं में दबोच लिया और उसके सीने में सर छुपा कर रोने लगा, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में पनाह लेता है। मुझे माफ कर दो आनिया, मैं तुम्हारे भरोसे के काबिल नहीं हूँ। आनिया ने इसे खुद से मजीद लगाया और उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए धीमे लहजे में कहा, आपने सच बोल कर मेरा मान जीत लिया है खिजर। जो अपनी गलती तस्लीम कर ले वो गुनहगार नहीं रहता। मैं आपको माफ करती हूँ क्योंकि आप वापस मेरे पास आ गए हैं। इस भीगी रात में जब बाहर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, उन दोनों के दरमियान मोहब्बत और सच्चाई की एक नई लहर उठी। खिजर ने आनिया के आंसू पोंछे और उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर ले गया। उस रात उन दोनों के दरमियान कोई पर्दा नहीं, कोई झूठ नहीं और कोई पछतावा बाकी नहीं रहा था। खिजर ने अपनी तमाम तर चाहत और नदामत आनिया के कदमों में ढेर कर दी थी और आनिया ने अपनी पूरी हस्ती उसके नाम कर दी थी। वो दोनों एक दूसरे के वजूद में जम होकर मुकम्मल हो गए थे। वो रात उनकी जिंदगी की एक ऐसी खूबसूरत रात थी, सच्ची रात थी, जिसमें जहां एक मर्द ने अपनी औरत के मान की हिफाजत करना सीखा था और एक औरत ने अपनी माफी की अजमत को पहचाना था। सुबह की रोशनी होने तक वो एक दूसरे के हिसार में मुकीद रहे और उनकी ये कहानी एक मुकम्मल और अटूट बंधन पर खत्म हुई, जहां अब किसी मिसाल या किसी तीसरे की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही थी।